अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज जो है ना हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसका जो हमारे पास अदर फोर्स एटॉमिक मॉडल का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ना, इसका लास्ट टॉपिक जो है ना आज हम डिस्कस करेंगे या लास्ट पार्ट जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। और इस लास्ट पार्ट का नाम है डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या डिसएडवांटेज ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इन सारे टॉपिक इन सारे स्टेटमेंट का जो है ना एक ही मतलब है। बोर्ड में जो है ना कभी कभार बात को घुमा फिरा के जो है ना वो पूछ लेते हैं, तो आप लोग लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज या डिफेक्ट जो है ना इन सबको माइंड में बैठा दे कि इन सब का मतलब एक होता है। तो चलिए देखते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बुक क्या कहता है। ठीक है, ये बुक्स के पॉइंट्स से मैंने वहाँ बुक से उठाए हैं, टेक्स्ट बुक से। अच्छा, तो यहाँ पे पहले बोलते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो किस चीज की तरह था, रिजेंबल किस चीज की तरह करता था, किस चीज के की तरह था। ठीक है, वो था हमारे पास सोलर सिस्टम की तरह। ठीक है, इसकी जो रिजेंबलेंस थी, रिजेंबलेंस मतलब मुशाबहत, ये मुशाबहत रखती थी सोलर सिस्टम के साथ। ठीक है, सोलर सिस्टम हमें हमारे पास क्या होता है, देखिए सन हमारे पास सोलर सिस्टम का हिस्सा होता है और ये सन जो है ना सोलर सिस्टम का सेंटर होता है। और इसके इर्द गिर्द जो है ना हर एक प्लेनेट इसके इर्द गिर्द अपने स्पेसिफिक पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से हमारे पास न्यूक्लियस भी, इसी तरीके से हमारे पास एटम भी है। जैसे सोलर सिस्टम है, इसमें सेंटर में सन है और इर्द गिर्द जो है इससे प्लैनेट्स घूमते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एटम है और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो एटम का स्ट्रक्चर है ये सोलर सिस्टम की तरह है और इट हैज द फॉलोइंग डिफेक्ट। लेकिन इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर हमारे पास कुछ डिफेक्ट्स है, कुछ कमियां हैं। ठीक है, या कुछ खराबियां हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या कहते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मोशन। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो किन कानून के ऊपर जो है ना वो बेस करता था या किन कवानीन को ये फॉलो करता था। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन कवानीन के बेस पे जो है ना वो काम करता था। ये रदरफोर्ड ने जो है ना इनकी रिजम्बलिंग इस तरीके से की थी, which are applicable to neutral bodies and not on charged bodies। रदरफोर्ड ने ये कहा था, ये हमारे पास जो सोलर सिस्टम की तरह इसने कहा था कि हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये सोलर सिस्टम की तरह है। लेकिन यहाँ पे इसने गलती की थी और गलती ये की थी कि रदरफोर्ड ने जो लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कॉन्सेप्ट जो है ना ये इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट की थी और ये बात गलत थी। देखिए हमारे पास जो सन से ये प्लेनेट इर्द गिर्द घूमते हैं ना, इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमारे पास है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है ना देखिए सन जो है ना इन प्लैनेट्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होती है और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये प्लैनेट्स जो है ना इस सन से दूर नहीं जाते, ये सन के इर्द गिर्द जो है ना घूमते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, और ये सोलर सिस्टम में काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन तो एक तो ये तो बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत लाइट पार्टिकल है। ठीक है, और ये क्वांटम बिहेवियर भी शो करता है। तो इसी वजह से हमारे पास जो इंतहाई छोटे पार्टिकल्स है उनके ऊपर ग्रेविटेशनल लॉ वो एप्लीकेबल नहीं होती, वो अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि इसका वजन बहुत कम होता है। और दूसरी बात हमारे पास जो मोशन है, और मोशन की बात भी इसने गलत की है। यहाँ पे जो ये मोशन करते हैं तो ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडीज है, ये जो प्लैनेट्स है ये तो न्यूट्रल बॉडीज है ना, और चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो ये जो चार्ज बॉडी की मोशन होती है वो अलग से होती है और ये जो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी की मोशन होती है वो अलग से होती है। ठीक है, लेकिन इसने जो है ना ये कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन कर रहा है बहुत हाई स्पीड के साथ और ये जो है ना इसी तरीके से है जैसे सोलर सिस्टम। तो ये बात जो है रदरफोर्ड की थी वो गलत थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी,
मैक्सवेल ने जो है ना एक थ्योरी प्रेजेंट की थी और चार्ज बॉडी के बारे में की थी, चार्ज पार्टिकल्स की मोशन के बारे में। इलेक्ट्रॉन और चार्ज बॉडीज, मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये चार्ज पार्टिकल है या चार्ज बॉडी है, ठीक है, और रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, ये मैक्सवेल के मुताबिक है। एंड शुड इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, और इसको चाहिए कि ये मुसलसल एनर्जी को इमिट कर ले, खारिज कर ले, यानी एनर्जी को जो है ना निकाले। द इलेक्ट्रॉन विल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, तो अगर इस तरीके से हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो है ना एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, यानी स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा, एंड अल्टीमेटली फॉल्ट इन द न्यूक्लियस, और आखिरकार जो है ना ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जब ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एक ब्लास्ट हो जाएगी, और ब्लास्ट के नतीजे में एटम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। However it does not, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। However it does not happen, हकीकत में ऐसा होता नहीं है, हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो एटम जो है ना वो ख़त्म हो जाता और एटम एग्जिस्ट ही ना करता, लेकिन एटम एग्जिस्ट करता है और एटम जो है ना हमारे पास स्टेबल भी है, ठीक है, और एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन रदरफोर्ड का जो कंसेप्ट था तो वो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर गलत हुआ। गलत ऐसे हुआ कि देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना चार्ज पार्टिकल है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इससे पहले मैक्सवेल ने एक थ्योरी पेश की थी और इसमें ये कहा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रहा है या सर्कुलर पाथ में जो है ना वो मूव कर रहा है तो वो एनर्जी को जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रेडिएट करेगा, एनर्जी को जो है ना खारिज करेगा, एनर्जी को फेंकेगा, और इसके साथ जो है ना एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ये जो है ना आखिरकार एक रेस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, अगर इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास इसकी ये जो वो है स्पेस है, ये इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस की तरफ चला जाएगा, और न्यूक्लियस की तरफ चला जाएगा तो एक टाइम ऐसे आएगा कि ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जब ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में मिल जाते हैं तो इससे जो है ना हमारे पास एक ब्लास्ट होती है या स्पार्क होती है, और इसके नतीजे में जो है ना एटम खत्म हो जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम जो है ना फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एटम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, हकीकत में तो ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन हमारे पास स्टेबल, एटम हमारे पास स्टेबल होते हैं और सालों तक जो है ना वो पड़े रहते हैं, इनको कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि रदरफोर्ड की जो हमारे पास लॉ ऑफ मोशन है और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये गलत है, और दूसरी बात ये भी गलत है कि इसने जो है ना सोलर सिस्टम की तरह एटम को कंसिडर किया था। तो ये दो पॉइंट जो है ना रदरफोर्ड के बिल्कुल गलत थे, और ये जो है ना फिर आके अदर साइंटिस्ट ने इनको इम्प्रूव किया है। इसके अलावा दो पॉइंट्स और भी है। टोटल डिफेक्ट्स हमारे पास 4 है और इसमें हमने 2 डिटेल से डिस्कस किए हैं, उन 2 को जो है ना हम अभी डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट कर लें। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट अब जो है ना हम डिफेक्ट नंबर 4 3rd और 4th की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3rd नंबर डिफेक्ट में क्या कहता है कि इफ इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी को रेडिएट करता है, ठीक है, अगर रियलिटी में ये एनर्जी को रेडिएट करता, then continuous spectrum will be obtained but actually line spectrum is obtained। रदरफोर्ड ने एक बात कही थी ना कि हमारे पास जो क्या नाम है इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर पाथ में जो है ना मूव कर रहा है, और ये हमारे पास क्वांटम थ्योरी की जो मैक्सवेल की थ्योरी आई थी, ठीक है, तो इसके मुताबिक जो है ना ये हमारे पास फिर आखिरकार ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ये बात गलत थी। और अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता भी तो अगर हम इस एटम की वो करते लाइन स्पेक्ट्रम निकालते तो होना तो ये चाहिए था कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देते हमें, क्योंकि ये जो है ना कंटिन्यूसली मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, एक खास जगह पे जो है ना टिका हुआ नहीं है, ये मूव करता है, तो इसी वजह से होना तो ये चाहिए था कि इसका जो है ना कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता हमारे पास, अगर ऐसा सही है, लेकिन ये बात गलत है, ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता, लेकिन हमने जब हकीकत में एक्चुअल में एटम की वो हमारे पास स्पेक्ट्रम निकाली, स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो वहाँ पे हमारे पास जो एटम की वो आई है स्पेक्ट्रम, वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम आई। कौन सी स्पेक्ट्रम आई? लाइन स्पेक्ट्रम।
तो इस बात से, इस एविडेंस से भी हमारे पास ये बात साबित हुई कि रदरफोर्ड ने जो कहा था तो वो गलत था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होता है ना कि जिसके अंदर कोई बाउंड्रीज वगैरह नहीं होती। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर और ब्लू कलर और व्हाइट कलर के दरमियान स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, बस ब्लैक और ब्लू एक दूसरे के अंदर जो है ना वो घुसे हुए हैं। इसी तरीके से ब्लू भी इसके अंदर, व्हाइट के अंदर, व्हाइट ब्लू के अंदर, ब्लैक के अंदर। तो जब स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती कलर्स के दरमियान तो हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जो स्पेक्ट्रम आया था एटम का होना तो ये चाहिए था कि कंटिन्यूस आए, क्योंकि रदरफोर्ड के मुताबिक कंटिन्यूस आना चाहिए था। लेकिन जब हमने एक्चुअल में इसको वो किया, निकाला, स्पेक्ट्रम निकाला और उसको स्टडी किया, तो वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम आई। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि जब स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम्स के अंदर, स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर, या फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है, इसमें जो है ना हर एक कलर्स के अंदर स्पेसिफिक बाउंड्री होती है। यहाँ से यहाँ तक ब्लैक है, फिर व्हाइट है, फिर जो है ना ब्लू है, इनकी बाउंड्रीज जो है ना नजर आती है। ठीक है, तो ये बात जो है ना इससे भी कंफर्म हुआ कि हमारे पास जो एटम है वो सोलर सिस्टम की तरह रिजेंबल नहीं करता। ठीक है, बल्कि ये इससे डिफरेंट है। और फिर हमारे पास था पॉइंट नंबर 4, डिफेक्ट नंबर 4, वो हमारे पास ये था कि इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने कोई एक्सप्लेनेशन पेश नहीं की थी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट या एटम और एलिमेंट की हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं की कि एलिमेंट्स की हमारे पास प्रॉपर्टीज किस तरीके से होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से होगी। यानी एक एटम है या एक एलिमेंट है, एटम बोल ले रहे, एक एटम है हमारे पास, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा और किसके साथ नहीं करेगा, कब करेगा और कब नहीं करेगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन हमारे पास रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, इसके बेनिशियल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आया ये रिएक्शन करेगा, या अगर ये करेगा तो किसके साथ करेगा। ठीक है, और अगर ये नहीं करता तो क्यों नहीं करता। बिल्कुल ये रिएक्शन करता है, क्लोरीन के साथ कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है, तो ये क्यों रिएक्शन करता है और कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हीलियम है, आया हीलियम रिएक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो क्यों कर सकता है, किसके साथ कर सकता है, कैसे करेगा, और अगर नहीं कर सकता तो किसके साथ, तो क्यों नहीं कर सकता और क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बातें जो है ना ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने कुछ भी नहीं बताया। तो इसी वजह से ये भी इसकी एक कमी थी, एक डिफेक्ट थी, खामी थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है ना डिफेक्ट्स एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप लोगों की इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।